हम लोग इसमें जो है द हिंदू न्यूज़पेपर के विश्लेषण को देखेंगे और ये 9 जनवरी 2025 का है। हम लोगों का जो पहला न्यूज़ है वो तिरुपति बालाजी मंदिर को लेकर है। यहाँ पर जो है भगदड़ मच गया और इस भगदड़ से जो है 6 श्रद्धालुओं की मौत हो गई। दरअसल ये था कि इस मंदिर के द्वारा जो है 10 जनवरी से 19 जनवरी तक बैकुंठ एकादशी के अवसर पर जो है बैकुंठ द्वार का दर्शन करवाया जाता और इसके लिए जो है 9 जनवरी को ही जो है सुबह 5 बजे इस द्वार के दर्शन जारी करने के लिए जो है टोकन जारी किया गया और वहीं पर जो है भीड़ उमड़ी टोकन लेने के लिए और उसमें भगदड़ मच गया, जिस वजह से जो है 6 श्रद्धालुओं की मौत हो गई। हम लोग जो है इसमें तिरुपति वेंकटेश्वर मंदिर के बारे में जानेंगे, जिसे तिरुपति बालाजी मंदिर भी कहते हैं। तो ये जो तिरुमाला वेंकटेश्वर मंदिर है, ये आंध्र प्रदेश में वेंकट पहाड़ी पर स्थित है और ये जो वेंकट पहाड़ी है ये तिरुमाला पहाड़ी पर स्थित है और ये तिरुमाला पहाड़ी जो है वो सप्तगिरी पहाड़ी का ही हिस्सा है। इसके अलावा जो है ये भगवान विष्णु के जो अवतार वेंकटेश्वर हैं उनको समर्पित है ये। इसके अलावा जो है इस मंदिर का इतिहास जो है काफी समृद्ध रहा है। ये पल्लव हो गया, चोल हो गया, विजयनगर हो गया, इन सब जो दक्षिण भारतीय राजवंश थे उन सब से संबंधित रहा है। अगर इसकी वास्तुकला की बात की जाए तो यहाँ पर जो है जो दक्षिण भारतीय मंदिर वास्तुकला है वो देखने को मिलता है, जैसे कि इसमें ऊंचा गोपुरम देखने को मिलता है यानी प्रवेश द्वार। इसके अलावा जो है इस पे जटिल नक्काशी भी किया गया है। यहाँ पर एक और प्रथा है कि यहाँ पर जो है जो श्रद्धालु जाते हैं वो अपने बालों का दान भी करते हैं। तो यहाँ पर ये चीजें देखा और बाल को दान को लेकर जो है ये हमेशा न्यूज में रहता है। इसके अलावा जो है भारत में पूजा स्थलों का प्रबंधन कैसे किया जाता है, तो अगर हिंदू मंदिर है तो जैसे कि जो धर्म है वो समवर्ती सूची का हिस्सा है हो जाता है, तो इस पे केंद्र और राज्य दोनों को कानून बनाने का अधिकार होता है। तो अगर हिंदू मंदिर पर सरकारी नियंत्रण की बात करें तो अधिकांश हिंदू मंदिरों का प्रबंधन जो है वो राज्य के नियमों के तहत किया जाता है और कई राज्य में ऐसे कानून बनाए गए हैं जो मंदिर प्रशासन पर सरकारी अधिकार प्रदान करते हैं। जैसे उदाहरण के लिए तमिलनाडु का हिंदू धार्मिक और धर्मार्थ बंदोबस्त विभाग जो है वो मंदिर प्रबंधन की देखरेख करता है और यही जो है वित्त और मंदिर प्रमुखों की नियुक्ति भी करता है। इसलिए जो है अलग अलग राज्य में जो है मंदिर से जुड़े हुए हमें अलग अलग कानून देखने को मिलता है, क्योंकि इस पे केंद्र और राज्य दोनों के पास जो है कानून बनाने का अधिकार होता है। इसके अलावा जो है जो आंध्र प्रदेश का तिरुपति मंदिर है उसका प्रबंध करने वाले तिरुमाला तिरुपति देवस्थानम हैं, उन्हीं के द्वारा यहाँ पर प्रबंधन किया जाता है और तिरुमाला तिरुपति देवस्थानम जो है यानी जिसको टीटीडी कहा जाता है, ये वही जो है यहाँ पर प्रमुखों की नियुक्ति भी करते हैं और इस मंदिर का देख रेख भी करते हैं। इसके अलावा जो है जो मंदिरों से आय होती है उस राजस्व का उपयोग जो है छोटे मंदिरों के कल्याण के लिए किया जाता है या फिर जो है जो सामाजिक कल्याण पहले जैसे कि अस्पताल हो गया, अनाथालय हो गया, शैक्षणिक संस्थान हो गया, तो इसके रख रखाव के लिए जो है ये पैसा आवंटित किया जाता है। इसके अलावा जो भारतीय संविधान का अनुच्छेद 25 का दूसरा भाग है उससे जो है राज्य को अ, इस पे कानून बनाने की शक्ति प्राप्त होती है, जो जवाबदेही सुनिश्चित करने के लिए धार्मिक प्रथाओं से संबंधित आर्थिक और सामाजिक गतिविधियों के विनियमन की अनुमति देता है। और 2011 जनगणना को हम लोग देखें तो उस जनगणना के आधार पर जो है भारत में लगभग 30 लाख से ज़्यादा जो है हिंदू मंदिर स्थित हैं। ये हिंदू मंदिर को लेकर है। अगर इसी तरह अगर ईसाई या अम, अम, इस्लामिक मस्जिद वगैरह सब देखें या उसके जो स्थल हैं उनको देखें तो उनका जो है ट्रस्ट के द्वारा जो है प्रशासन किया जाता है। तो इस तरह से जो है जो धार्मिक बंदोबस्त है या इससे जुड़े हुए संस्था हैं उस पर कानून बनाने का अधिकार जो है केंद्र और राज्य दोनों के पास है, क्योंकि ये जो है 7वीं अनुसूची के तहत समवर्ती सूची का हिस्सा है। इसलिए जो है राज्य और केंद्र दोनों को इस पर कानून बनाने का अधिकार है। इस
इसके वजह से जो है अलग अलग राज्य में जो है अलग अलग कानूनी ढांचे देखने को हम लोगों को मिलता है। जैसे कि जम्मू कश्मीर में जो है श्री माता वैष्णो देवी श्राइन अधिनियम 1988 के तहत जो है व्यक्तिगत मंदिरों के लिए विशिष्ट कानून बनाए हैं, जो उनके प्रशासन और वित्त पोषण की रूपरेखा तैयार करता है। इसके अलावा जो भारतीय संविधान है वहाँ पर अनुच्छेद 25 जो है वो धर्म से संबंधित है। जैसे कि जो अनुच्छेद 25 का पहला खंड है वो लोगों को अपने धर्म का पालन करने, प्रचार करने और प्रसार करने की स्वतंत्रता देता है। अनुच्छेद 25 के पहले खंड के द्वारा जो है लोगों को यह स्वतंत्रता प्राप्त होती है कि वो अपने धर्म का प्रचार कर सके, पालन कर सके या उसका प्रसार कर सके। हालांकि ये जो स्वतंत्रता है ये सार्वजनिक व्यवस्था, नैतिकता और स्वास्थ्य के अधीन होता है। इसके अलावा जो अनुच्छेद 25 का दूसरा खंड है यह राज्य को धार्मिक प्रथाओं से जुड़े आर्थिक, वित्तीय, राजनीतिक या धर्मनिरपेक्ष गतिविधियों को विनियमित करने और सामाजिक कल्याण, सुधार और हिंदू धार्मिक संस्थाओं को हिंदू के सभी वर्गों के लिए खोलने के लिए कानून बनाने की अनुमति देता है। इसलिए धार्मिक आचरण के धर्मनिरपेक्ष पहलुओं को विनियमित करने का मुद्दा पूजा तक पहुंच प्रदान करने से थोड़ा अलग हो जाता है। इसके अलावा जो अगला न्यूज है, अश्विनी वैष्णव ने कहा है कि जो डेटा नियम है वो 2025 के मध्य तक लागू हो जाएगा। इन्होंने कहा कि हम इसे और बेहतर करेंगे ताकि बच्चों को कई तरह के नुकसान से बचाते हुए प्रौद्योगिकी की ताकत को बच्चों तक पहुंचाया जा सके। और सरकार ने 3 जनवरी को डीपीडीपी नियम 2025 का मसौदा जारी किया था और इन पे 18 फरवरी 2024 तक सार्वजनिक टिप्पणियां की जा सकती है। तो इनके द्वारा ये कहा गया है। तो सरकार ने सार्वजनिक परामर्श के लिए डिजिटल व्यक्तिगत डेटा संरक्षण नियम 2025 का मसौदा जारी किया है। एक बार अधिसूचित होने के पश्चात ये नियम डिजिटल व्यक्तिगत डेटा संरक्षण अधिनियम 2023 के प्रभावी कार्यान्वयन को सक्षम करेंगे। इसकी विशेषता क्या है? तो जैसे कि मेटा, गूगल, एप्पल, माइक्रोसॉफ्ट और अमेज़न सहित सभी प्रमुख तकनीकी कंपनियों को महत्वपूर्ण डेटा फिडुसरी के रूप में वर्गीकृत किए जाने की संभावना है। इसके अलावा जो है इसमें डेटा संरक्षण अधिकारी का प्रावधान है और डेटा संरक्षण अधिकारी वह व्यक्ति है जिसे डेटा फिडुसरी द्वारा इस कार्य के प्रयोजन के लिए डेटा प्रिंसिपल से प्राप्त किसी भी संचार का जवाब देने के लिए अधिकृत किया गया है। यहाँ पर प्रमुख डेटा का तात्पर्य उस व्यक्ति से है जिससे व्यक्तिगत डेटा संबंधित होता है और ये अधिकारी जो है भारत में ही स्थित होना चाहिए। इसके अलावा जो है महत्वपूर्ण डेटा प्रत्येक के निदेशक मंडल तथा समान शासी निकाय के प्रति जो है वो व्यक्ति उत्तरदायी होगा। इसके अलावा जो है इसके तहत पारदर्शिता को बढ़ावा मिलेगा। डेटा फिडुसरीज को व्यक्तिगत डेटा को कैसे संसाधित किया जा सकता है इसके बारे में स्पष्ट और सुलभ जानकारी प्रदान करनी चाहिए ताकि सूचित सहमति प्राप्त हो सके। इसके अलावा डेटा के प्रभाव पर प्रतिबंध को लेकर भी इसमें कहा गया है। जैसे केंद्र सरकार व्यक्तिगत डेटा के प्रकार को निर्दिष्ट करेगी जिसे महत्वपूर्ण डेटा फिडुसरीज द्वारा संशोधित किया जा सकता है। इस पर प्रतिबंध है कि ऐसा व्यक्तिगत डेटा भारत के क्षेत्र से बाहर स्थानांतरित नहीं किए जाएंगे। इसके अलावा जो है इसमें नागरिकों के जो निजता का अधिकार होता है या फिर जो डिजिटल से जुड़े अधिकार होते हैं उसको जो है इसमें प्रबंधन उसका भी किया जाएगा। जैसे कि जो सूचना का अधिकार हो गया उसके तहत जो है हर नागरिक की पहुंच हो सके तो उसका भी इसमें प्रावधान किया गया है। इसके अलावा बच्चों के लिए जो है यह तकनीकी कंपनियों को बच्चों के व्यक्तिगत डेटा को संसाधित करने से पहले सत्यापन योग्य माता पिता की सहमति एकत्रित करने के लिए एक तंत्र को लागू करने की अनुमति देता है। इसके अलावा डेटा संरक्षण बोर्ड का भी यहाँ पर जो है गठन किया गया है। बोर्ड एक डिजिटल कार्यालय के रूप में कार्य करेगा जिसमें एक डिजिटल प्लेटफॉर्म एवं ऐप होगा जिससे नागरिक डिजिटल रूप से संपर्क कर सकेंगे और अपनी शिकायत का निपटारा कर सकेंगे। इसके अलावा अगर इसमें डेटा उल्लंघन किया जाता है तो उस स्थिति में डेटा फिडुसरीज को जोखिम कम करने के लिए लागू किए गए उपायों सहित बिना किसी देरी के प्रभावित व्यक्तियों को सूचित करना होगा और डेटा उल्लंघन को रोकने के लिए पर्याप्त सुरक्षा उपाय न करने पर जो है लगभग 250 करोड़ रुपए तक जो है जुर्माना हो सकता है।
तो ये जो है लाया जा रहा है। इसके बाद जो अगला न्यूज़ है वो जम्मू रेलवे डिवीज़न को लेकर है। हालांकि ये आज के अखबार का नहीं था, ये पिछले अखबार का है। प्रधानमंत्री ने जम्मू रेलवे डिवीज़न उत्तरी रेलवे जोन के अंतर्गत जो है उनका उद्घाटन किया है, जो भारत के सुदूर उत्तरी क्षेत्र में ट्रेन सेवा प्रबंधन को बढ़ाने में एक महत्वपूर्ण कदम है। रेलवे डिवीज़न क्या है? तो यह जो है भारतीय रेलवे के अंतर्गत जो है एक प्रशासनिक इकाई है जो अपने अधिकार क्षेत्र में ट्रेन संचालन, रखरखाव, बुनियादी ढांचे के विकास के प्रबंधन के लिए जिम्मेदार होता है। और भारतीय रेलवे संरचना में 19 रेलवे जोन है। अगर मेट्रो रेलवे और कलकत्ता को ले लेते हैं तो 19 जोन होता है, और इस जोन के अंतर्गत जो है 70 डिवीज़न है, और जोन का नेतृत्व जो है महाप्रबंधक के द्वारा किया जाता है। इसके अलावा जो जम्मू संभाग है उसका महत्व क्या है? तो ये जो है उन्नत कनेक्टिविटी प्रदान करेगा और प्रतिष्ठित रेल अवसंरचना की देखरेख भी करेगा। जो अंजी खड्ड पुल है वो भारत का प्रथम केबल स्टेट रेल पुल है, तो वो ये भी जो है वहाँ से जुड़ जाता है। इसके अलावा जो है चिनाव रेल ब्रिज है, जो विश्व का सबसे ऊंचा रेलवे आर्च ब्रिज है, तो ये उससे भी जुड़ा हुआ है। इसके अलावा जो है यूएसबीआर परियोजना, जो उधमपुर श्रीनगर बारामूला रेलवे रिंग के माध्यम से कश्मीर को शेष भारत से जोड़ने के लिए महत्वपूर्ण हो जाता है। इसका सामरिक महत्व इस प्रकार है कि ये जम्मू कश्मीर में जो है क्षेत्रीय विकास को गति देगा, सुगमता बढ़ाएगा और पर्यटन को बढ़ावा देगा। इसके अलावा सुव्यवस्थित और कुशल रेल परिचालन के लिए उन्नत आईटी प्रणालियों से ये सुसज्जित होगा। तो जम्मू रेलवे डिवीज़न को लेकर ये था। इसके अलावा जो है एक पंचप्राण शब्द आया था, और दिल्ली में जो है एनसीसी गणतंत्र दिवस शिविर 2025 के उद्घाटन के अवसर पर उपाध्यक्ष जगदीप धनखड़ ने पंचप्राण के माध्यम से भारत की राष्ट्रीय परिवर्तन योजना की रूपरेखा प्रस्तुत की है। पंचप्राण क्या है? तो राष्ट्रीय परिवर्तन के 5 स्तंभ में है, और पंचप्राण 2022 में स्वतंत्रता दिवस के भाषण के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा घोषित 5 प्रतिज्ञाओं को संदर्भित करता है। इन प्रतिज्ञाओं का उद्देश्य जो है 2047 तक भारत को एक विकसित राष्ट्र की ओर ले जाना है। और इसमें जो 5 स्तंभ हैं वो उसमें सामाजिक सद्भाव, पारिवारिक प्रबोधन, पर्यावरण चेतना, स्वदेशी और स्वावलंबन और नागरिक कर्तव्य आता है। जो सामाजिक सद्भाव है वो कहता है कि विविधता के माध्यम से एकता को बढ़ावा देना है और इसे राष्ट्र के लिए एक एकजुट शक्ति के रूप में परिवर्तित करना है। इसके अलावा पारिवारिक प्रबोधन के अंतर्गत परिवारों के अंदर इन गुणों का पोषण करके बुनियादी स्तर पर देशभक्ति मूल्यों को मजबूत करना है। इसके अलावा जो है सतत भविष्य के लिए पर्यावरण की रक्षा करना, उसका संरक्षण करना करके जो है भारत माता का सम्मान करना है, और आत्मनिर्भर भारत के प्रतीक आत्मनिर्भरता और स्वदेशी विकास को बढ़ावा देना है। इसके अलावा हर नागरिक की जिम्मेदारी है कि वो जो उनका कर्तव्य है वो उनका पालन करें, जिससे जो है ये देश प्रगति की ओर बढ़े। इसके अलावा जो है उत्तराखंड सरकार ने सर्दियों में तीर्थ यात्रा पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए शीतकालीन 4 धाम सर्किट का उद्घाटन किया है। इसको विंटर 4 धाम भी कहा जा रहा है। तो ये उत्तराखंड सरकार के द्वारा जो है सर्दियों में तीर्थ यात्रा पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए शीतकालीन 4 धाम सर्किट का उद्घाटन किया गया है। 4 धाम में जो है 4 पवित्र स्थान शामिल होते हैं, उन्हीं को जो है 4 धाम के नाम से जाना जाता है। जैसे कि इसमें गंगोत्री शामिल है, यमुनोत्री शामिल है, केदारनाथ और बद्रीनाथ शामिल है। तो इसमें गंगोत्री, यमुनोत्री, केदारनाथ और बद्रीनाथ शामिल है। इसी को जो है सामूहिक रूप से 4 धाम के नाम से जाना जाता है। जो यमुनोत्री है ये उत्तर काशी जिले में स्थित यमुनोत्री मंदिर यमुना नदी के स्रोत के पास एक संकीर्ण घाटी में स्थित है। और जो गंगोत्री है ये उत्तर काशी जिले में गंगोत्री देवी गंगा को समर्पित है, जो भारत के सबसे पवित्र नदी के रूप में भी जानी जाती है।
इसके अलावा जो केदारनाथ है, ये रुद्रप्रयाग जिले में स्थित केदारनाथ भगवान शिव को समर्पित है और यह 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक है। इसके अलावा बद्रीनाथ जो है, ये चमोली जिले में स्थित है और बद्रीनाथ में बद्री नारायण मंदिर है जो भगवान विष्णु को समर्पित है। तो ये जो विंटर चार धाम है ये क्या है, तो ये होता है कि जो भारी बर्फबारी होती है उस कारण जो है चार धाम जो साइटें हैं, जो स्थान है, वो सर्दियों में दुर्गम हो जाता है और इन मंदिरों के पीठासीन देवताओं को कम ऊंचाई पर स्थानांतरित कर दिया जाता है। इसी को जो है विंटर चार धाम के नाम से जाना जाता है। यानी कि गर्मियों के समय जो है ये ऊंचे पहाड़ पर रहते हैं और जब ये सर्दियाँ पड़ती है तो यहाँ पर बर्फ गिरता है, जिससे ये रास्ता जो है दुर्गम हो जाता है। तो इसलिए पीठासीन देवताओं को जो है, इनको जो है कम ऊंचाई पर ले जाया जाता है सर्दी के दिनों में, और कम ऊंचाई पाने के बाद जो है इसी को विंटर चार धाम के रूप में जाना जाता है। जैसे कि जो यमुनोत्री की उत्तरकाशी में खरसाली में अपनी सर्दियों की सीट है। इसके अलावा गंगोत्री को सर्दियों के दौरान उत्तरकाशी में मुखबा में स्थानांतरित कर दिया जाता है और बद्रीनाथ में चमोली में पंडुकेश्वर में अपना सर्दियों का निवास स्थान पाया है। इसके अलावा केदारनाथ उखमीमठ रुद्रप्रयाग में ओमकारेश्वर मंदिर में बदल जाता है। ठीक, तो ये है विंटर चार धाम यात्रा। इसके बाद इक्वाडोर को लेकर है। तो इक्वाडोर के राष्ट्रपति डेनियल नोबोआ ने आंतरिक अशांति एवं सशस्त्र संघर्ष को बढ़ने के कारण 7 प्रांत एवं 3 नगर पालिकाओं में 60 दिवसीय राज्य आपातकाल की घोषणा की है। तो इसलिए जो है इक्वाडोर जो है न्यूज में आ गया है। इक्वाडोर की अवस्थिति देखें तो ये जो है पश्चिम दक्षिण में जो है अमेरिका में स्थित है। यानी कि ये पश्चिमी दक्षिण अमेरिका में स्थित है, जो कोलंबिया पेरू के बीच जो है भूमध्य रेखा पर प्रशांत महासागर की सीमा पर है। इसकी राजधानी जो है वो क्विटो है और यहाँ पर जो सर्वोच्च चोटी है वो माउंट चिम्बोरो है। यहाँ पर प्रमुख नदियों के रूप में जो है बाबा होयो, चिरोकोका, करेरे, डोले, एस्मेराडाल्टस, गुआस, नेपो, पास्ता और पुटुमायो है। ये अपने विविध और आश्चर्यजनक परिदृश्यों के लिए जाना जाता है, जिसमें विशाल अमेज़न जंगल, विशाल इंडियन हाईलैंड्स और गेलापागोस द्वीप एक यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल शामिल है, जो अपने अद्वितीय वन्य जीवों के लिए प्रसिद्ध है। इक्वाडोर भी जो है अवैध दवा व्यापार गतिविधियों से जुड़ा हुआ है। तो इसकी राजधानी जो है क्विटो है और इसकी सीमा जो है कोलंबिया, पेरू और प्रशांत महासागर से लगती है। इसके अलावा जो है 4 जनवरी को विश्व ब्रेल दिवस मनाया गया था और इस दिवस को जो है 2018 में संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा अपनाया गया था। इस दिन लुई ब्रेल को श्रद्धांजलि दी जाती है और जो लुई ब्रेल थे इसका जन्म जो है 4 जनवरी 1809 को हुआ था। वे ब्रेल लिपि प्रणाली के दूरदर्शी थे। इन्होंने आविष्कार किया था इसका। एक आंख की चोट के कारण वे 3 साल की उम्र में पूरी तरह से अपने दोनों आंखों की रोशनी खो दिए। जो ब्रेल लिपि है इसका उपयोग विश्व भर में अंधे और आंशिक रूप से देख पा रहे लोगों द्वारा पुस्तकों और आवृत्तियों को पढ़ने के लिए किया जाता है। इसे 1854 में पेरिस में संस्थान द्वारा स्वीकार किया गया था। इसका महत्व क्या है कि ब्रेल का उपयोग विश्व भर में लगभग हर भाषा में किया जाता है। ये न केवल संचार का एक साधन है, परंतु उन लोगों के लिए शिक्षा, रोजगार और सामाजिक समावेशन के लिए एक पुल भी है जो अंधे और नेत्रहीन है। तो ये है लुई ब्रेल, जिन्होंने जो है ब्रेल लिपि का आविष्कार किया है। इनका जन्म जो है 4 जनवरी 1809 को हुआ था। इसमें जो है डॉट्स का प्रयोग किया जाता है और यही डॉट्स जो है अल्फ़ाबेट से जुड़ा होता है, अल्फ़ाबेट को रिप्रेजेंट करता है
और फिर उस अल्फाबेट से जो है शब्द बनते हैं। इसके बाद जो अगला न्यूज है वो INSV तारनी को लेकर है। INSV तारनी नाविका सागर परिक्रमा 2 के तीसरे चरण पर रवाना हुई है। INSV तारनी को लंबी दूरी की समुद्री यात्राओं के लिए डिजाइन किया गया है और यह 66,000 समुद्री मील से अधिक की दूरी तय कर चुका है। इसने 2017 में प्रथम नविका सागर परिक्रमा अभियान में भाग लिया था। तो नविका सागर परिक्रमा 2 है क्या? जो नविका सागर परिक्रमा 2 है, ये भारतीय नौसेना का एक अभियान है जिसका लक्ष्य 3 माह अंतरियों से होकर पृथ्वी की दोहरी परिक्रमा करना है। ठीक, इनकी जो 3 ग्रेट कैप्स हैं उससे होकर जो है पृथ्वी की दोहरी परिक्रमा करना है। 2 अक्टूबर 2024 को गोवा से इसे हरी झंडी दिखाकर रवाना किया गया, जिसमें 2 महिला नौसेना अधिकारी यात्रा का नेतृत्व कर रही है। जो अभियान का प्रथम चरण है हिंद महासागर में 38 दिन तक चला, जिसमें फ्रेमेंटल ऑस्ट्रेलिया में एक पड़ाव भी सम्मिलित था। इसके अलावा जो द्वितीय चरण था वो 28 दिनों का था, जो फ्रेमेंटल से लेकर न्यूजीलैंड के लीटलटन तक था। इसके अलावा इसका तृतीय चरण जो है ये 5,600 समुद्री मील का होगा, जो जहाज़ों को लीटलटन से फॉकलैंड द्वीप समूह के पोर्ट स्टैनली तक जो है ले जाएगा और दक्षिण प्रशांत महासागर और ड्रैक पैसेज से होकर ये गुजरेगा। तो INSSV तारनी जो है ये लंबी दूरी की समुद्री यात्राओं के लिए डिजाइन किया गया एक जहाज है। और नाविका सागर परिक्रमा 2 जो है ये भारतीय नौसेना का एक अभियान है और इसका लक्ष्य क्या है? तो ये 3 ग्रेट कैप से होकर पृथ्वी की दोहरी परिक्रमा करेगा। इसके अलावा जो अगला न्यूज है इसमें हम लोग सिर्फ UAPA के बारे में जानेंगे। जो UAPA कानून है ये मूल रूप से UAPA को जो है वर्ष 1967 में लागू किया गया था और इसे वर्ष 2004 और वर्ष 2008 में आतंकवाद विरोधी कानून के रूप में संशोधित किया गया था। अगस्त 2009 में संसद के कुछ आधारों पर व्यक्तियों को आतंकवादी के रूप में नामित करने के लिए UAPA, इसको उपा भी कहा जाता है, संशोधन बिल 2019 को मंजूरी दी गई। आतंकवाद से संबंधित अपराधों से निपटने के लिए यह सामान्य कानूनी प्रक्रियाओं से अलग होता है और इसके नियम समान अपराधों के नियम से भी अलग होते हैं। जहां अभियुक्तों को संवैधानिक सुरक्षा उपायों को कम कर दिया जाता है, राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो NCRB द्वारा प्रकाशित एक आंकड़े के अनुसार वर्ष 2016 और वर्ष 2019 के मध्य, जिस अवधि में इसके आंकड़े प्रकाशित किए गए थे, UAPA की विभिन्न धाराओं के तहत जो है कुल 4,231 प्राथमिकी दर्ज की गई थी, यानी FIR जो है दर्ज किया गया था, जिसमें 112 मामलों में अपराध जो है वो सिद्ध हो गया। UAPA के तहत लगातार आवेदन इंगित करता है कि भारत के अतीत में अन्य आतंकवादी विरोधी कानून जैसे कि पोटा जो आतंकवाद रोकथाम अधिनियम है, टाडा आतंकवादी और विघटनकारी गतिविधियां रोकथाम अधिनियम, इस तरह का जो है अक्सर दुरुपयोग किया जाता है। इसके अलावा जो है रमेश चंद्र समिति को लेकर है और भारत सरकार ने देश के थोक मूल्य सूचकांक को संशोधित करने के लिए रमेश चंद्र समिति के गठन की घोषणा की है, जिसका वर्तमान आधार वर्ष जो है 2011-12 के स्थान पर जो है इसको 2022-23 के रूप में परिवर्तित करने के लिए इस समिति का गठन किया गया है। WPA में पहले भी संशोधन हो चुके हैं। अंतिम बार इसका अद्यतन जो है 2015 में हुआ था और जब आधार वर्ष को जो है 2004-05 से जो है परिवर्तित करके 2011-12 कर दिया गया था। थोक मूल्य सूचकांक को अद्यतन करने का प्राथमिक उद्देश्य जो है उत्पादक स्तर पर मुद्रास्फीति का अधिक सटीक प्रतिनिधित्व प्रदान करना है। यानी कि अगर मुद्रास्फीति का अधिक सटीक प्रतिनिधित्व प्रदान करना पड़ेगा तो इसके आधार वर्ष में बदलाव करने होंगे और जो नजदीक का आधार वर्ष है उसको लेना पड़ेगा। इसलिए जो है रमेश चंद्र समिति का गठन किया गया है ताकि वो आधार वर्ष जो 2011-12 है उसके स्थान पर नया आधार वर्ष 2022-23 पर विचार कर सके।
वर्तमान में WPA केवल वस्तुओं पर ही केंद्रित है। ये जो सेवा क्षेत्र है उसको नजरअंदाज कर देता है। हालांकि जो CPI है उसमें सेवा क्षेत्र को लिया जाता है। ये भारत के आर्थिक उत्पादन में आधे से अधिक का योगदान करता है। इसके अलावा जो है इस सीमा को संबोधित करने के लिए सरकार अधिक समावेशी उत्पाद मूल्य सूचकांक PPI में परिवर्तन करने की योजना बना रही है और इस परिवर्तन का उद्देश्य ये होगा कि जो WPI है जिसमें सेवा क्षेत्र को शामिल नहीं किया गया है, वहीं पर जो है PPI में वस्तु और सेवा दोनों को शामिल किया जाएगा और इससे जो आर्थिक गतिविधियां हैं वो एक व्यापक श्रेणी जो है इसमें शामिल हो जाएगा, जिससे मुद्रास्फीति का जो है और अधिक व्यापक सटीक माप सुनिश्चित हो सकेगा। तो जो रमेश चंद समिति है, ये नीति आयोग के सदस्य रमेश चंद की अध्यक्षता वाला पैनल नए उत्पाद मूल्य सूचकांक यानी PPI की कार्यप्रणाली एवं संरचना की समीक्षा करेगा। तो रमेश चंद जो है वो खुद नीति आयोग के सदस्य हैं, तो इन्हीं की अध्यक्षता में जो है एक पैनल का गठन किया गया है जो नए उत्पाद मूल्य सूचकांक यानी कि PPI की कार्यप्रणाली और संरचना की समीक्षा करेगा। इसका उद्देश्य जो है समूह पर काल मूल्य संग्रह प्रणाली में सुधार का आकलन और सुझाव देना है। दोनों सूचकांकों के लिए गणना विधि को परिष्कृत करना तथा WPI और PPI में संक्रमण के लिए रोड मैप विकसित करना है। सूचकांकों की विश्वसनीयता के लिए एवं सुधार का प्रस्ताव भी रखा जाएगा। अंतिम रिपोर्ट जो है वो 30 जून 2026 में प्रस्तुत की जानी है। इसके अलावा जो है चीन ने ह्यूमन मेटान्यूमो वायरस HMPV के मामले में तीव्र वृद्धि दर्ज हो रही है वहां पर, जो विशेष रूप से 14 वर्ष से कम आयु के बच्चों को प्रभावित कर रहा है। तो हम लोग जो है HMPV वायरस के बारे में जानेंगे, जिसको ह्यूमन मेटान्यूमो वायरस कहा जाता है। इसकी प्रकृति को देखें तो एक श्वसन वायरस है ये, जो समानता हल्का संक्रमण उत्पन्न करता है और ये समान जो है जो सर्दी के लक्षण होते हैं उसका लक्षण जो है ये उत्पन्न करता है। सर्वप्रथम 2001 में इसको खोजा गया था। HMPV रेस्पिरेटरी सिंसिटियल वायरस के साथ जो है न्यूमोवेरिडे परिवार से ये संबंधित है। कोविड-19 के समान ही जो है ये व्यक्तियों को संक्रमित करता है, जैसे कि खांसने या छींकने से जो है ये एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में जा सकता है और डायरेक्ट टच के माध्यम से भी जो है ये जा सकता है। इसके जो लक्षण हैं, इससे जो है खांसी, बुखार, सांस लेने में तकलीफ, साथ ही जो है ब्रोंकाइटिस या निमोनिया जैसी जटिलताएं भी हो सकती है और वर्तमान में जो है इसके उपचार के लिए कोई टीका या विशिष्ट एंटीवायरल उपलब्ध नहीं है और अधिकांश लोग जो है बुखार और दर्द से राहत पाने के लिए बिना डॉक्टर के पर्चे से मिलने वाली दवाइयों पर जो है निर्भर है। तो ये जो है इसके लिए चिंता का विषय है। इसके बाद जो अगला है, गुजरात के जामनगर स्थित समुद्री राष्ट्रीय उद्यान एवं अभ्यारण्य में देश की प्रथम तटीय एवं जलीय पक्षियों की गणना करने जा रहा है। तो ये जो है भारत की पहली तटीय जलचर पक्षी जनगणना होगा और ये जो है जो गुजरात के जामनगर में स्थित है समुद्री राष्ट्रीय उद्यान एवं अभ्यारण्य, उसके द्वारा जो है ये जनगणना किया जाएगा। तो ये गणना जो है राज्य वन विभाग और गुजरात पक्षी संरक्षण सोसाइटी द्वारा जो है संयुक्त रूप से आयोजित की जाएगी। इसके अंतर्गत जो है बेडर पक्षी के रूप में जो है, जिसको सोवर्ड या सैंड पाइपर भी कहा जाता है, तो ये वैसे पक्षियों का समूह है जो समांतर तटीय आवास या आर्द्र भूमि में पाया जाता है, तो इसकी गणना भी की जाएगी। और जो वेडर पक्षी है इसकी विशेषता ये होती है कि इसके लंबे पैर होते हैं, पतला शरीर होता है और प्राय जो है लंबी चोंच होती है और जो लंबी चोंच होती है उसका उपयोग जो है ये अपने भोजन के लिए करता है, जैसे कि कीड़े मकोड़े को पकड़ने के लिए भी करता है। तो वेडर पक्षियों की गणना की जाएगी, जिसमें एक वेडर पक्षी का वर्ग बनाया गया है। इसके अलावा जो है समुद्री राष्ट्रीय उद्यान, तो गुजरात स्थित समुद्री राष्ट्रीय उद्यान एवं समुद्री अभ्यारण्य भारत का प्रथम नामित राष्ट्रीय समुद्री उद्यान है। देवभूमि द्वारका, जामनगर और मोरबी जिले में विस्तृत यह 170 किलोमीटर समुद्री तट एवं 42 द्वीपों को कवर करता है।
कक्ष की खाड़ी में यह संरक्षित क्षेत्र जैव समुद्री जैव विविधता और मैंग्रोव पारिस्थितिक तंत्र के संरक्षण के लिए स्थापित किया गया था। जो देवभूमि द्वारका है, ये पार्क जो है मध्य एशियाई फ्लाईवे के किनारे स्थित है। ये पक्षियों के एक प्रमुख प्रवासी मार्ग है जो आर्कटिक और हिंद महासागर तथा संबंधित द्वीप श्रृंखलाओं के मध्य यूरेशिया के एक बड़े महाद्वीपीय क्षेत्र को कवर करता है और इसी मार्ग से जो है पक्षी आकर गुजरते हैं तो वो यहाँ पे ठहरते भी हैं। इसके अलावा जो है जामनगर जिले में स्थानीय और प्रवासी पक्षियों की 300 से अधिक प्रजातियां पाई जाती हैं, जिसमें 50 से अधिक जो है बेडर पक्षियों की प्रजातियां शामिल हैं। इसमें शंखलो जिसको केवर फ्लोवर कहा जाता है और मोटे किचरी जिसको ग्रेट नॉक कहा जाता है, ऐसी दुर्लभ प्रजातियां भी जो है इसमें शामिल है जो देश के अन्यत्र शायद जो है और कहीं ज्यादातर नहीं पाई जाती है। इसके अलावा जो है जो भारतीय मौसम विज्ञान विभाग है, इसका 15 जनवरी 2025 को जो है ये अपनी सेवा का 150 वर्ष पूरा कर लेगा, तो इसलिए हम लोग भारतीय मौसम विज्ञान विभाग पर चर्चा करेंगे। इसकी स्थापना जो है 1875 में हुआ था और ये भारत की राष्ट्रीय मौसम विज्ञान सेवा एवं मौसम विज्ञान एवं संबंध विषयों के लिए जो है प्रमुख सरकारी एजेंसी है। ये जो है पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय भारत सरकार के अधीन आता है और इसका मुख्यालय जो है नई दिल्ली है। इसकी वैश्विक भूमिका ये है कि ये विश्व मौसम विज्ञान संगठन के 6 क्षेत्रीय विशिष्ट मौसम विज्ञान केंद्रों में से भी एक है। IMD कृषि, सिंचाई, शिपिंग, विमानन, अपतटीय रेल, तेल अन्वेषण जैसे मौसम संवेदन क्षेत्रों के लिए वर्तमान और पूर्वानुमानित मौसम संबंधी जानकारी प्रदान करता है। यह उष्ण कटिबंधीय चक्रवातों, धूल के तूफान, भारी बारिश, हिमपात, शीत, उष्ण की लहरों जैसे गंभीर मौसम की घटनाओं के लिए चेतावनी जारी करता है, जिससे जो है ज्यादा जीवन या संपत्ति नष्ट न हो सके। इसके अलावा जो है ये कृषि, जल संसाधन प्रबंधन, उद्योग एवं तेल अन्वेषण के लिए जो है आवश्यक मौसमी संबंधी डेटा भी प्रदान करता है। इसके अलावा जो है जो IMD है, इसके द्वारा जो है जो मौसम विज्ञान से संबंधित विषय होते हैं उस पे अनुसंधान भी करता है और उसका प्रचार भी करता है। IMD की कई सारी पहल है, जैसे कि राष्ट्रीय मानसून मिशन है जिसके अंतर्गत जो है जो कृषि के लिए जल प्रबंधन है या आपदा नियोजन है उसके लिए जो है किसानों की इसके द्वारा सहायता की जाती है और मानसून पूर्वानुमान में भी जो है ये बताता है। इसके अलावा मौसम ऐप है और मौसम ऐप जो है वो एक मोबाइल ऐप है और इस मोबाइल ऐप के जरिए जो है जो मौसम अपडेट है या पूर्वानुमान है या जो गंभीर मौसम अलर्ट है उसकी चेतावनी ये जारी करता है। इसके अलावा जो है डॉपलर मौसम रडार है और डॉपलर मौसम रडार जो है वो सटीक मौसम पूर्वानुमानों की जानकारी रखता है, जिससे जो है तूफान, वर्षा या हवा के पैटर्न में अगर किसी प्रकार का बदलाव होता है तो उसकी जानकारी जो है ये जन सामान्य तक पहुंचाता है। इसी तरह कृषि मौसम संबंधी परामर्श सेवाएं हैं जिसके अंतर्गत जो है फसल योजना के लिए किसानों को मौसम आधारित परामर्श जो है दिया जाता है। इसके अलावा जो है वायु गुणवत्ता एवं मौसम पूर्वानुमान प्रणाली है सफर, और ये जो है जो शहरों में वायु का गुणवत्ता है या जो विशिष्ट क्षेत्र पर वायु की गुणवत्ता है उसका मापन करता है और वहां पर जो है मौसम पर भी ये नजर रखता है। इसके अलावा जो है अगला है राजस्थान के जैसलमेर में एक बोरवेल ड्रिलिंग स्थल पर जो है निरंतर जल के विस्फोट से मरुस्थलीय भूभाग के नीचे सरस्वती नदी होने का दावा किया जा रहा है, तो इसलिए हम लोग जो है सरस्वती नदी को देखेंगे। वहां पर जो एक बोरवेल की खुदाई हो रही थी, बोरवेल ड्रिलिंग हो रहा था और उसी ड्रिलिंग के क्रम में जो है अंदर में जल का विस्फोट हुआ और वहां पर जो है बड़ी मात्रा में जल जो है बाहर निकलने लगा और उस मरुस्थलीय क्षेत्र में जो है एक नदी सी बन गई। तो सरस्वती नदी का परिचय क्या है, तो ऋग्वेद में जो है सरस्वती नदी का उल्लेख जो है वो 80 बार से अधिक बार किया गया है और ऐसा माना जाता है कि जलवायु और विवर्तनिकी परिवर्तनों के कारण यह नदी जो है 5 वर्ष से भी अधिक साल जो है पहले जो है सूख गई थी, ऐसा माना जाता है। ये नदी हिमालय से निकलती थी और हरियाणा, राजस्थान, उत्तरी गुजरात और पाकिस्तान से होकर प्रवाहित होते हुए पश्चिमी समुद्र में खाड़ी तक
पहुंचती थी और ये लगभग जो है 4000 किलोमीटर तक फैली हुई थी। तो इसका एक स्थान जो है राजस्थान भी था, तो इसलिए जो है इसको जो है जैसलमेर में जो बोरवेल ड्रिलिंग हुआ है उससे जोड़ा जा रहा है। इस नदी की दो शाखाएं थी, एक पश्चिमी और पूर्वी था, जो पटियाला से 25 किलोमीटर दक्षिण में सतराना में मिलती थी। जो इसका पश्चिमी शाखा है, जिसका प्रतिनिधित्व प्राचीन सतलुज द्वारा किया जाता है और वर्तमान घग्गर पटियाली वाली नालों के माध्यम से जो है ये प्रवाहित होती है। इसके अलावा जो इसकी पूर्वी शाखा है, जो मारकंडा और सरस्वती नदियों द्वारा पोषित है, अब टोंस यमुना नदी के नाम से जानी जाती है। इसके अलावा जो है सरकार ने बी नारायण को इसरो का नया अध्यक्ष और अंतरिक्ष विभाग का सचिव नियुक्त किया है। वे 14 जनवरी को जो है एस सोमनाथ के कार्यकाल समाप्त होने के बाद जो है पद ग्रहण करेंगे। तो ये जो है बी नारायण है। इसके बाद जो अगला न्यूज है वो पोलर वोर्टेक्स के कारण अमेरिका में जो है बहुत ठंड पड़ रही है। पोलर वोर्टेक्स के दक्षिण दिशा में प्रसार के कारण आर्कटिक ब्लास्ट हुआ है, जिसके कारण संयुक्त राज्य अमेरिका और कनाडा में अत्यधिक ठंड पड़ रही है। पोलर वोर्टेक्स या ध्रुवीय भंवर क्या है? तो ये पृथ्वी के दोनों ध्रुवों के चारों ओर संचरण करता हुआ निम्न दाब और ठंडी हवा का एक विशाल क्षेत्र होता है। ठीक है, और ये जो है दोनों ध्रुवों की ओर जो है चारों ओर ये संचरण करता है और इसमें जो है निम्न दाब होता है। इसके अलावा जो है ये ठंडी हवा होती है, तो इस वजह से जो है अमेरिका और कनाडा में जो है अत्यधिक ठंड पड़ रहा है। इसके लेकिन कई प्रकार होते हैं, जैसे कि क्षोभमंडलीय ध्रुवीय भंवर होता है। ये दरअसल से 10 से 15 किलोमीटर की ऊंचाई पर वायुमंडल की सबसे निचली परत में निर्मित होते हैं। समताप मंडलीय ध्रुवीय भंवर जो है ये धरातल से लगभग 15 से 50 किलोमीटर की ऊंचाई पर निर्मित होता है। क्षोभ मंडलीय ध्रुवीय भंवर के विपरीत समताप मंडलीय ध्रुवीय भंवर ग्रीष्म काल के दौरान निर्मित नहीं होते हैं और शरद ऋतु के दौरान ये अत्यधिक प्रचंड हो जाते हैं। ध्रुवीय भंवर का प्रभाव क्या पड़ता है? तो ध्रुवीय भंवर में व्यवधान के कारण अमेरिका में ठंडी हवा का अचानक और तीव्र प्रसार होने लगता है और आमतौर पर ध्रुवीय भंवर ठंडी हवा को आर्कटिक क्षेत्र तक ही सीमित रहता है। लेकिन जब आर्कटिक क्षेत्र यानी कि जो आर्कटिक क्षेत्र है वहां पर यह हवा अत्यधिक बढ़ जाता है, तो इसे आर्कटिक ब्लास्ट के रूप में जाना जाता है और ये ब्लास्ट जब होता है तो जो अमेरिका है या कनाडा है वहां पर ठंड बढ़ जाती है। इसके अलावा ये जो है चरम मौसमी घटनाएं को भी जो बढ़ाता है। कमजोर ध्रुवीय भंवर के कारण जेट स्ट्रीम दक्षिण की ओर सरक सकती है। इससे आर्कटिक की ठंडी हवा का प्रसार निचले अक्षांशों तक हो जाता है, जिसके कारण चरम मौसमी घटनाएं शुरू हो जाती है। इसके अलावा ध्रुवीय भंवर के भीतर मौजूद ठंडी हवा विशेष रूप से अंटार्कटिका में ओजोन के क्षरण को तेज करती है। इससे ओजोन छिद्र बन सकता है। इससे भारत पर प्रभाव क्या पड़ेगा? तो कमजोर ध्रुवीय भंवर के परिणाम स्वरूप अधिक पश्चिमी विक्षोभ उत्पन्न होते हैं। इससे पश्चिमी हिमालय में भारी बर्फबारी होती है और उत्तरी भारत में तापमान जो है काफी गिर जाता है। इसके बाद जो अगला न्यूज है वो आईटीबीपी को लेकर है। आईटीबीपी ने सुरक्षा और कार्रवाई संबंधी तत्परता बढ़ाने के लिए 33 सीमा चौकियों को भारत चीन वास्तविक नियंत्रण रेखा के करीब स्थानांतरित कर दिया है। तो हम लोग आईटीबीपी के बारे में जानते हैं। ये गृह मंत्रालय के अधीन कार्य करता है और ये एक केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल है। इसका जो आदर्श भाग है वो शौर्य, दृढ़ता, कर्मनिष्ठता है। इसकी उत्पत्ति जो है 1962 में चीनी आक्रमण के बाद सीआरपीएफ अधिनियम के तहत जो है इसको स्थापित किया गया था। हालांकि जो है 1992 में संसद ने आईटीबीपीएफ अधिनियम पारित किया था। तो सीआरपीएफ अधिनियम के तहत ही जो है आईटीबीपी की स्थापना की गई। इसके कई कार्य हैं, जैसे कि यह भारत चीन की जो सीमा है और जो सीमा बहुत लंबी है, जो लगभग 3488 किलोमीटर लंबी है, उस सीमा की यह सुरक्षा करता है। इसके अलावा राष्ट्रीय महत्व की विभिन्न संस्थाओं को भी यह सुरक्षा प्रदान करता है, जिनमें राष्ट्रपति भवन भी शामिल है। राष्ट्रपति भवन की सुरक्षा का कार्य भी जो है इसी को दिया गया है। इसके अलावा जो है ये हिमालयी क्षेत्र में प्राकृतिक विपदाओं से निपटने के लिए जो है
प्रथम बल के रूप में भी कार्य करता है। तो इसका जो आदर्श वाक्य है ये सौर्यनिष्ठता, सौदृढ़ता और कर्मनिष्ठता है और ये गृह मंत्रालय के अंतर्गत आता है। इसके बाद जो अगला है वो भारत की तटरेखा की पुनर्गणना से है। भारत की तटरेखा की लंबाई 1970 में जो है ये 7,516 किलोमीटर था। अब ये जो है बढ़कर 2023-24 में 11,098 किलोमीटर कर दिया गया है और ये पिछले 53 साल में जो है 48% की वृद्धि को दर्शाता है। इस वृद्धि का कारण क्या है? तो राष्ट्रीय समुद्री सुरक्षा समन्वयक द्वारा भारत के समुद्री क्षेत्र को मापने के लिए नई पद्धति का उपयोग किया जाना है और ये पद्धति जो है जटिल तटीय संरचना जैसे कि खाड़ी, ज्वार नदमुख और निवेशिकाओं को भी जो है मापती है, जबकि पुराने तरीकों में लंबाई को सीधी रेखा में मापा जाता था। तो जब सीधी रेखा में मापा गया था पुराने जमाने में क्या मतलब 1970 में, तो इसकी लंबाई जो है 7,516 किलोमीटर था। लेकिन वही जो है आधुनिक तरीके से जो है अब ये लंबाई जो है 11,098 किलोमीटर हो गया है। तो अब वर्तमान में भारत की जो तट रेखा है वो 11,098 किलोमीटर हो गया है। इसके अलावा जो है पश्चिम बंगाल में सर्वाधिक प्रतिशत वृद्धि दर्ज किया गया है और ये वृद्धि 357% दर्ज की गई है। वहीं केरल में जो है सबसे कम वृद्धि यानी 5% दर्ज की गई है। पुडुचेरी की तटरेखा 4.9 किलोमीटर कम हो गया है। गुजरात सबसे लंबी तटरेखा वाले राज्य के रूप में अपना स्थान बरकरार रखे हुए है। इसके बाद तमिलनाडु का स्थान आता है जिसने आंध्र प्रदेश को पीछे छोड़ दिया है और अब आंध्र प्रदेश जो है वो तीसरे नंबर पर आ गया है। तो कहने का मतलब ये है कि पहले नंबर पर जिस तरह से गुजरात था वो गुजरात है, दूसरे नंबर पर जो है तमिलनाडु आ गया है और तीसरे नंबर पर जो है आंध्र प्रदेश आ गया है तटरेखा की लंबाई को लेकर। और जो अब तटरेखा की लंबाई है वो जो है 11,098 किलोमीटर है। ठीक, अगर वृद्धि की बात करें, प्रतिशत वृद्धि की बातें करें, तो इसमें जो है पश्चिम बंगाल में जो है सर्वाधिक वृद्धि दर्ज की गई है जो 357% है। दूसरा जो है सबसे कम की बातें करें तो वो केरल है जहां पर जो है 5% वृद्धि दर्ज की गई है। और पुडुचेरी की जो तटरेखा है ये 4.9 किलोमीटर जो है कम हो गया है। ठीक, इसके अलावा जो अगला न्यूज है वो गरुड़ाक्षी को लेकर है। कर्नाटक ने वन्य जीव अपराधों पर अंकुश लगाने के लिए गरुड़ाक्षी ऑनलाइन FIR प्रणाली शुरू की है। गरुड़ाक्षी जो है ये पुलिस विभाग की FIR प्रणाली के समान ऑनलाइन FIR प्रणाली को सक्षम करने वाला सॉफ्टवेयर है। इससे आम जनता मोबाइल फोन या ईमेल के माध्यम से वन अपराधों की शिकायत दर्ज करा सकती है। इसे भारतीय वन्य जीव ट्रस्ट के सहयोग से विकसित किया गया है। तो ये जो है कर्नाटक में जो है इसका उपयोग अब किया जाएगा। यहाँ पर जो है ये ऑनलाइन FIR दर्ज कर सकते हैं, फोन या ईमेल के माध्यम से जो है शिकायत किया जा सकता है और ये जो है भारतीय वन्य जीव ट्रस्ट के सहयोग से विकसित किया गया है। इसके अलावा जो अगला है वो अंजी खड्ड पुल को लेकर है। भारतीय रेलवे ने भारत के पहले केबल स्टेड रेल पुल अंजी खड्ड पुल के पूरा होने के साथ ही एक महत्वपूर्ण इंजीनियरिंग उपलब्धि हासिल की है। जो अंजी खड्ड पुल है ये जम्मू कश्मीर में स्थित है। जो जम्मू कश्मीर में रियासी जिला है वहां पर उधम श्रीनगर बारामूला रेल लिंक परियोजना का जो है ये हिस्सा था अंजी खड्ड पुल। इसकी लंबाई जो है 725.5 मीटर है और ये जो है अंजी नदी से जो है 331 मीटर ऊपर है। जो अंजी जो है ये चेनाब की सहायक नदी है। ये कटरा और कश्मीर घाटी के बीच कनेक्टिविटी को बढ़ाएगा। इससे जम्मू कश्मीर में पर्यटन को बढ़ावा मिलेगा और आर्थिक विकास को प्रोत्साहन भी मिलेगा। इसके बाद जो अगला है वो भासनी परियोजना को लेकर है।
केंद्रीय श्रम एवं रोजगार एवं युवा कार्यक्रम एवं खेल मंत्री ने ई श्रम पोर्टल पर बहुभाषी कार्य क्षमता का शुभारंभ किया है। वासनी परियोजना के माध्यम से ई श्रम पोर्टल को उन्नत किया गया है। इससे अब यह पोर्टल संविधान के अनुसूचित सभी 22 भाषाओं में उपलब्ध होगा। पहले यह पोर्टल केवल अंग्रेजी, हिंदी, कन्नड़ और मराठी में था। वासनी परियोजना जो है ये 2022 में शुरू किया गया है। यह इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के अधीन आता है। यह व्यापक राष्ट्रीय भाषा अनुवाद मिशन का हिस्सा है। यह एक ऐसा टूल है जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की मदद से भारतीय भाषाओं का अनुवाद कर सकता है और कई भाषाओं में काम करने की सुविधा प्रदान करता है। इसका उद्देश्य जो है भाषा संबंधी बाधाओं को समाप्त करना, नागरिकों को उनकी मूल भाषा में स्पीच व पाठ्य सामग्री और सेवाएं प्रदान करना है। तो भाषनी परियोजना जो है इसलिए लाया गया था 2022 में। इसके अलावा जो अगला है वो कांडला बंदरगाह को है, लिख रहा है केंद्रीय पत्तन, पोत परिवहन एवं जल मंत्री ने कांडला बंदरगाह की क्षमता बढ़ाने के लिए प्रमुख पहलों की घोषणा की है। कांडला बंदरगाह के बारे में हम लोग जानते हैं। इसका निर्माण जो है 1950 के दशक में कराची बंदरगाह के प्रतिस्थापन के रूप में किया गया था। ऐसा इस कारण किया गया था क्योंकि भारत के विभाजन के बाद कराची बंदरगाह पाकिस्तान का हिस्सा बन गया था। इसका आधिकारिक नाम जो है दीन दयाल बंदरगाह है। भारतीय पत्तन अधिनियम 1908 के तहत जो है 2017 में जो है इसका नाम मतलब कांडला बंदरगाह से जो है दीन दयाल बंदरगाह कर दिया गया था। ये गुजरात के कच्छ जिले में स्थित है। कार्गो की मात्रा के हिसाब से पारादीप बंदरगाह के बाद यह भारत का दूसरा सबसे बड़ा बंदरगाह है। यह उत्तर पश्चिम और मध्य भारत के राज्यों के लिए प्रवेश द्वार के रूप में कार्य करता है। इसमें कांडला विशेष आर्थिक क्षेत्र स्थित है। इसकी स्थापना 1965 में भारत और एशिया के पहले विशेष आर्थिक क्षेत्र के रूप में किया गया था। इसके अलावा जो अगला है वो घाना को लेकर है, जिसकी राजधानी अक्रा है। ये घाना है, इसकी राजधानी अक्रा है। जॉन महामा ने तीसरे कार्यकाल के लिए घाना के राष्ट्रपति के रूप में शपथ ली है। घाना की अगर भौगोलिक स्थिति देखें तो ये पश्चिमी अफ्रीका का देश है। ये गिनी के घाटी के तट पर स्थित है यहाँ पे। इसके अलावा जो है 1957 में स्वतंत्रता से पहले इसे गोल्ड कोस्ट के नाम से जाना जाता था। इसके उत्तर में जो है बुर्किना फासो है यहाँ पे, और पूर्व में जो है टोगा है ये, और पश्चिम में जो है कोटे डी आइवर है। उत्तर में जो है बुर्किना फासो है, पूर्व में टोगो है और पश्चिम में जो है कोटे डी आइवर है, और दक्षिण में जो है गिनी की खाड़ी स्थित है। इसके अलावा इसकी जो भौगोलिक विशेषता है, यहाँ पर उष्ण कटिबंधीय प्रकार की जलवायु पाई जाती है और यहाँ पर आर्द्र और शुष्क दो प्रकार का मौसम पाया जाता है। जो माउंट अफादजा है ये यहाँ की सर्वोच्च चोटी है और यहाँ पर बोल्टा, ब्लैक बोल्टा, व्हाइट बोल्टा, प्रातानो ये सारी नदियों के नाम हैं जो यहाँ पर प्रवाहित होती है। ये स्वर्ण और कोको का विश्व में अग्रणी उत्पादक है। यहाँ पर प्राकृतिक संसाधन के रूप में जो है स्वर्ण और कोको पाए जाते हैं। इसके अलावा जो अगला है वो ग्लोबल एनर्जी अलायंस फॉर पीपल एंड प्लैनेट को लेकर है। ग्लोबल एनर्जी अलायंस फॉर पीपल एंड प्लैनेट जो है और अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन ने उच्च प्रभाव वाली सौर ऊर्जा परियोजनाओं के समर्थन हेतु $100 मिलियन का कोष स्थापित करने के लिए एक समझौता पर हस्ताक्षर किया है। घोषित की गई अन्य पहले में जो है डिजिटलाइजेशन ऑफ यूटिलिटीज फॉर एनर्जी ट्रांजिशन शामिल है। इसके अलावा एनर्जी ट्रांजिशन इनोवेशन चैलेंज 2.0 शामिल है। इसके अलावा जो है ग्लोबल एनर्जी अलायंस फॉर पीपल एंड प्लैनेट के बारे में हम लोग जानते हैं। ये एक वैश्विक और सार्वजनिक निजी भागीदारी वाली पहल है और इसका उद्देश्य जो है विकासशील देशों में स्वच्छ ऊर्जा ट्रांजिशन को तीव्र करना है। इसका लक्ष्य जो है 1 बिलियन लोगों को ऊर्जा उपलब्ध कराना है, 150 मिलियन लोगों को हरित रोजगार उपलब्ध कराना है, 4 बिलियन टन उत्सर्जन से जो है यानी कार्बन उत्सर्जन से बचाव करना है। इसके अलावा जो है इसका जो फोकस क्षेत्र है वो वितरित नवीकरणीय ऊर्जा समाधान,
ऊर्जा संबंधी गरीबी और सतत विकास से जुड़ा हुआ है। इसके अलावा जो है हाल ही में जो है हिमालय क्षेत्र के तिब्बत में जो है 7.1 तीव्रता का भूकंप आया था। हिमालय दुनिया के भूगर्भीय रूप से सर्वाधिक सक्रिय क्षेत्रों में से एक है और यहाँ पर कई बार अत्यंत प्रबल भूकंप आए हैं। भारतीय मानक ब्यूरो द्वारा तैयार भारत की भूकंपीय क्षेत्रीकरण मानचित्र के अनुसार हिमालयी क्षेत्र मुख्य रूप से भूकंपीय जोन 4 और भूकंपीय जोन 5 में आता है। इसमें भारत को 4 भूकंपीय जोन में विभाजित किया गया है, 5, 4, 3 और 2 में। इसमें जो जोन 5 है वो सबसे अधिक सक्रिय है और जबकि जोन 2 जो है वो सबसे कम सक्रिय जोन है। तो अगर हम लोग घटते क्रम में देखें तो सबसे ज्यादा सक्रिय 5, उसके बाद 4, उसके बाद 3, उसके बाद 2 आता है और हिमालय को जो है ये 5 और 4 में शामिल किया गया है, यानी कि ये सबसे सक्रिय यानी सबसे अधिक सक्रिय जोन में जो है हिमालय क्षेत्र जो है शामिल है। इसके अलावा जो है हिमालय क्षेत्र में बार बार भूकंप क्यों आते हैं, तो उसका जो है पहला कारण भारतीय और यूरेशियन प्लेट का टेक्टोनिक टकराव है, दूसरा सक्रिय वरंस रेखाएं हैं और तीसरा युवा पर्वत श्रृंखला है। तो जो भारतीय और यूरेशियन प्लेट्स का टेक्टोनिक टकराव होता है, जैसे कि जो हिमालय जो है वो भारतीय और यूरेशियन प्लेट्स की अभिसारी सीमा पर स्थित है और इस सीमा पर भारतीय प्लेटें यूरेशियन प्लेट के नीचे धंस रही है। इसके परिणाम स्वरूप जो है वहां पर अत्यधिक दबाव उत्पन्न होता है और यही अत्यधिक दबाव जो है वो समय समय पर भूकंप को प्रकट करता है। इसके अलावा जो है इस क्षेत्र में अनेक भ्रंश प्रणालियां हैं और इसमें जैसे कि मुख्य केंद्रीय थ्रस्ट हो गया और मुख्य सीमा थ्रस्ट हो गया, ये सारे मौजूद हैं भ्रंश के रूप में। तो इन भ्रंशों के साथ जो है अचानक भूगर्भीय हलचल के कारण जो है भूकंप आ जाते हैं। इसके अलावा जो है हिमालय जो है वो भूगर्भीय दृष्टि से युवा और संरचनात्मक रूप से अस्थिर है, जिससे जो है भूकंपीय गतिविधि की संभावना बढ़ जाती है। भूकंप हिमालयी क्षेत्र में भूकंप के कारण घटित होने वाली घटनाएं क्या क्या है, जैसे कि इससे जो है भूस्खलन आता है या हिमस्खलन आता है। जो खड़ी ढाल है यहाँ पर पाया जाता है और खड़ी ढाल के कारण भूस्खलन की घटनाएं बन जाती है, जिससे बुनियादी ढांचों की भारी नुकसान होता है और जान माल की हानि होती है। इसके अलावा जो है ग्लेशियर लैक आउटबर्स्ट फ्लड्स आते हैं। भूकंप हिम नदीय झीलों को अस्थिर कर सकता है, जिससे विनाशकारी बाढ़ आ सकती है। इसके अलावा टेक्टोनिक उत्थान और भ्रंश की वजह से जो है भूभाग में अचानक उत्थान और भ्रंश से पारिस्थितिक तंत्र और मानव बस्तियां जो है वो प्रभावित हो जाती है। इससे जो है सांस्कृतिक विरासत का नुकसान होता है, क्योंकि इस क्षेत्र में प्राचीन मठ, मंदिर और सांस्कृतिक स्थल स्थित है और ये सारे जो है जहाँ पर स्थित है वहां पर भूकंप के कारण जो है नुकसान होता है। इसके अलावा जो है हम लोग पॉक्सो एक्ट को देखने वाले हैं। पॉक्सो अधिनियम जो है 14 नवंबर 2012 को लागू हुआ था, जो वर्ष 1992 में बाल अधिकारों पर संयुक्त राष्ट्र कन्वेंशन के भारत के अनुसमर्थन के परिणाम स्वरूप अधिनियमित किया गया था। इस विशेष कानून का उद्देश्य जो है बच्चों के यौन शोषण और यौन उत्पीड़न अपराधों को संबोधित करना है, जिन्हें या तो विशेष रूप से परिभाषित नहीं किया गया है या पर्याप्त रूप से इसमें जो है दंड का प्रावधान नहीं किया गया है। यह अधिनियम जो है 18 वर्ष से कम आयु के किसी भी व्यक्ति के बच्चों को जो है एक व्यक्ति के रूप में परिभाषित करता है और अधिनियम अपराध की गंभीरता के अनुसार सजा का भी प्रावधान करता है। बच्चों के साथ होने वाले अपराधों को रोकने के उद्देश्य से बच्चों के यौन शोषण के मामले में मृत्युदंड सहित अधिक कठोर दंड का प्रावधान करने की दिशा में वर्ष 2019 में अधिनियम की समीक्षा तथा इसमें संशोधन किया गया है। भारत सरकार ने पॉक्सो नियम 2020 को भी अधिसूचित कर दिया है। इसके बाद जो अगला न्यूज है वो आर्टेशियन स्थिति को लेकर है। आर्टेशियन स्थिति जो है ये तब उत्पन्न होता है जब भूजल अवैध चट्टानों के भीतरी जो अवैध चट्टान होते हैं उसके परतों के मध्य दबाव के कारण जो है सीमित हो जाता है, जिससे उत्सृत जलवृत्त यानी कि जो आर्टेशियन इक्वीफर है उसका निर्माण होता है। यानी कि जैसे कि ये चट्टान है
और ये चट्टान, इसके बीच जो है ये जल जो है ये बंद हो गया है, तो इसी को आर्टेशियन स्थिति कहा जाता है। और जैसे कि हम लोगों ने ऊपर में चर्चा किया था कि जैसलमेर में जो है एक अद्वितीय प्राकृतिक घटना घटी जब उत्सृत यानी कि आर्टेशियन जल सतह पर आने लगा, जो आर्टेशियन परिस्थितियों का एक अद्भुत उदाहरण प्रस्तुत करता है। ठीक है, तो हम लोगों ने देखा था इसके बारे में कि इसको सरस्वती नदी के रूप में भी जो है माना जा रहा था। तो इसका कारण ये है कि ये सीमित जलभरित होता है और ये अवैध चट्टानों की परतों के मध्य फंस जाता है, जिससे जल का बाहर निकलना मुश्किल हो जाता है। इसके अलावा जो है दाब प्रवणता की वजह से जो है जो आंतरिक दाब होते हैं उसके वजह से ये बाहर भी आता है और बड़ी तीव्र गति के साथ ये बाहर आता है। इसके अलावा विखंडन या ड्रिलिंग जब इस होता है, यानी कि ये जो सीमित प्रदेश में जब छेद किया जाता है तो ड्रिलिंग के माध्यम से निर्मित दाब मुक्त हो जाता है, जिससे जल ऊपर की ओर बढ़ जाता है। ठीक, तो ये वही है। इसके अलावा जो है अगला न्यूज, भारत मालदीव की रक्षा तैयारियों को बढ़ाने में सहायता करेगा और इसके लिए जो है भारत तैयार है, ऐसा राजनाथ सिंह के द्वारा कहा गया। रक्षा मंत्री ने मालदीव के अपने समकक्ष मोहम्मद घासन मौमून के साथ वार्ता की। उन्होंने द्विपक्षीय रक्षा और सुरक्षा सहयोग के विभिन्न पहलुओं की समीक्षा की। तो भारत और मालदीव संबंध का जो ऐतिहासिक विकास है, तो सदियों से जो है इन दोनों देशों के बीच में सांस्कृतिक और ऐतिहासिक संबंध रहा है। भारत और मालदीव के ऐतिहासिक संबंध सदियों पुराने हैं। 12वीं शताब्दी में मालदीव में प्रमुख धर्म के रूप में बौद्ध धर्म था और फिर 12वीं शताब्दी के बाद से ही जो है बौद्ध धर्म के स्थान पर जो है इस्लाम धर्म जो है वो वहाँ आ गया। तो अभी जो है वहाँ पर जो इस्लाम धर्म जो है उसके जो लोग हैं लगभग जो है 99% जो है यहाँ पर इस्लाम धर्म के लोग रहते हैं। तो 1887 से 1965 तक ब्रिटेन के संरक्षित राज्य के रूप में भी मालदीव आवश्यक वस्तुओं और बाह्य विश्व के साथ संचार के लिए भारत पर निर्भर बना रहा था। मालदीव में 90,000 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में विस्तृत 1200 से अधिक द्वीप शामिल हैं, जहां पर इसका लगभग 99.6% क्षेत्र समुद्र में निमग्न है। विशेषज्ञों का अनुमान है कि 2050 तक मालदीव का लगभग 80% भाग ग्लोबल बॉइलिंग की परिघटना के कारण जल में विलुप्त हो सकता है और भारत से इसकी निकटता को देखते हुए जलवायु परिवर्तन के विरुद्ध मालदीव के संघर्ष के संदर्भ में इसकी भूमिका महत्वपूर्ण हो जाती है। तो ये मालदीव है। तो ऐसा भी वक्त आ सकता है अगर जलवायु परिवर्तन इसी तरह बढ़ता रहा तो मालदीव एक दिन दुनिया के नक्शे से मिट जाएगा, क्योंकि ये पूरी तरह से समुद्र में डूब जाएगा। इसके अलावा भारत और मालदीव के बीच जो है रक्षा सहयोग में एक्वेरिन, दोस्ती, एक कथा, ऑपरेशन सिल्ड, ये सारे जो है संयुक्त अभ्यास शामिल हैं। तो इसके बीच जो है एक्वेरिन, दोस्ती, एक कथा और ऑपरेशन सिल्ड, ये जो है संयुक्त युद्धाभ्यास जो है भारत और मालदीव के बीच में किया जाता है। भारत और मालदीव के राष्ट्रीय सुरक्षा बल के लिए सबसे बड़ी संख्या में प्रशिक्षण के अवसर प्रदान करता है, जो उनकी रक्षा प्रशिक्षण आवश्यकताओं के लगभग 70% की पूर्ति करता है। इसके अलावा ऑपरेशन कैक्टस 1988 और जो ऑपरेशन कैक्टस है उसके तहत भारतीय सशस्त्र बलों ने तख्ता पलट करने की कोशिश को नाकाम करने में मालदीव सरकार की मदद की थी। इसके अलावा भारत समुद्री खतरों के विरुद्ध मालदीव की पहली रक्षा पंक्ति के रूप में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, जिसमें आतंकवाद विरोधी प्रयास, खुले समुद्र में समुद्री डकैती का मुकाबला करना, मादक पदार्थों की तस्करी का मुकाबला करना और नशीले पदार्थों से संबंधित समस्याओं को जो है यह संबोधित करता है। इसके अलावा जो अगला है, ईरान के संयुक्त राष्ट्र दूत ने लाल सागर में तनाव बढ़ाने में तेहरान की भूमिका के संबंध में अमेरिका और ब्रिटेन के आरोपों को खारिज कर दिया है। तो हम लोग जो है इसमें लाल सागर के बारे में जानेंगे।
लाल सागर जो है ये अफ्रीका और एशिया महाद्वीपों के बीच हिंद महासागर का एक अर्धसंलग्न प्रवेश या विस्तार है। ये है रेड सी, लाल सागर। यह अदन की खाड़ी जो यहाँ पे दिख रहा है नीचे बिल्कुल, और बाब अल मंदेब की सक्रिय जल संधि से के माध्यम से दक्षिण में अरब सागर और हिंद महासागर से जुड़ जाता है। इसके जो सीमावर्ती देश हैं उसमें मिस्र शामिल है, सऊदी अरब, यमन, सूडान, इरिट्रिया, जिबूती शामिल है। तो इसके जो सीमावर्ती देश है उसमें मिस्र, सऊदी अरब, यमन, सूडान, इरिट्रिया और जिबूती शामिल है। लाल सागर विश्व का सबसे गर्म और लवणीय समुद्री जल मौजूद है इसमें। स्वेज नहर के माध्यम से भूमध्य सागर से जुड़े होने के कारण यह विश्व में सबसे अधिक यात्रा किए जाने वाले जल मार्गों में से भी एक है, जो यूरोप और एशिया के बीच समुद्री यातायात को सुगम बनाता है। तो ये है रेड सी, भूमध्य सागर यहाँ पर है। आगे जो है स्वेज नहर से जुड़ जाता है। इसके अलावा जो अगला है, मिस्र ने स्वेज नहर में 10 किलोमीटर के नए विस्तार का परीक्षण किया है, क्योंकि वह नौवहन पर धाराओं के प्रभाव को न्यूनतम करने और प्रमुख जलमार्ग की क्षमता को बढ़ाने का प्रयास कर रहा है। तो हम लोग जो है स्वेज नहर के बारे में जानेंगे। स्वेज नहर जो है वह 193 किलोमीटर लंबा कृत्रिम जलमार्ग है, जो भूमध्य सागर को लाल सागर से जोड़ता है, जिससे यह यूरोप और एशिया के मध्य छोटा समुद्री मार्ग बन जाता है। स्वेज नहर 193 किलोमीटर लंबा कृत्रिम जल मार्ग है, जो भूमध्य सागर को लाल सागर से जोड़ता है। ये गल्फ ऑफ अकाबा है। इसे आधिकारिक तौर पर 1869 में जहाजों के लिए प्रशस्त कर दिया गया था। इस नहर में कोई बांध नहीं है और यह मूलतः समुद्र स्थल का जल मार्ग है। यह विशेषता जहाजों के लिए अधिक सुचारू और अधिक कुशल मार्ग उपलब्ध कराती है, जिससे समुद्री यातायात की उच्च मात्रा को सहारा मिलता है। यह विश्व के सबसे व्यस्त जल मार्गों में से एक है, जिसके माध्यम से वैश्विक वाणिज्य का 12% भाग गुजरता है। नए विस्तार से जो है नहर की क्षमता प्रतिदिन 6 से 8 जहाजों तक बढ़ जाएगी। स्वेज नहर का महत्व क्या है? तो स्वेज नहर जो है वो यूरोप और एशिया के मध्य समुद्री दूरी को लगभग 7000 किलोमीटर तक कम कर देती है। तो ये जो है कम पारगमन समय प्रदान करता है। इसके अलावा जो है ये विश्व की अर्थव्यवस्था का एक प्रमुख कारण है। वैश्विक व्यापार का लगभग 12%, वैश्विक तेल का 7% और दैनिक कंटेनर यातायात का 30% जो है इसके माध्यम से गुजरता है। इसके अलावा स्वेज नहर मिस्र के राजस्व के प्राथमिक स्रोतों में से भी एक है। इसके अलावा जो है नहर का निर्बाध संचालन वैश्विक आपूर्ति श्रृंखला के लिए महत्वपूर्ण है। 2021 में स्वेज नहर के अवरुद्ध होने से अंतर्राष्ट्रीय व्यापार को भारी नुकसान हुआ था और प्रथम सप्ताह में अवरोध के कारण जो है 90 बिलियन अमेरिकी डॉलर की हानि हुई थी। तो ये जो है स्वेज कैनाल, स्वेज नहर है। ये मिस्र है। इसके अलावा जो है चीन विश्व का सबसे बड़ा जल विद्युत बांध बनाएगा। चीन ने भारतीय सीमा के निकट विश्व के सबसे बड़े जल विद्युत बांध के निर्माण को मंजूरी दे दी है, जिससे तटवर्तीय देशों यानी कि भारत और बांग्लादेश में चिंता बढ़ गई है। इसका निर्माण जो हिमालय क्षेत्र में एक विशाल घाटी में किया जाएगा, जहां यारलुंग जांगबुन नदी यानी कि ब्रह्मपुत्र का तिब्बती नाम है, ये अरुणाचल प्रदेश, भारत और फिर बांग्लादेश में बहने से पहले एक तीव्र मोड़ लेती है, वहीं पे इसका निर्माण किया जाएगा। इसमें जो है लगभग 1 ट्रिलियन यूएन यानी कि 137 बिलियन डॉलर से अधिक जो है लागत वाली ये परियोजना है और इस परियोजना से वार्षिक 300 बिलियन किलोवाट आवर से अधिक बिजली जो है उत्पन्न होने की संभावना है, जो 300 मिलियन से अधिक लोगों को जो है वार्षिक ऊर्जा की जरूरतों को पूरा करने के लिए पर्याप्त है। ये क्षमता जो है मध्य चीन में थ्री गॉर्ज डैम की
88.2 बिलियन किलोवाट आवर से अधिक होगी, जो वर्तमान में विश्व की सबसे बड़ी जल विद्युत परियोजना है। यह परियोजना 2020 में सत्तारूढ़ कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना के एक प्रमुख नीति निकाय प्लेनम द्वारा अपनाई गई 14वीं पंचवर्षीय योजना और राष्ट्रीय आर्थिक और सामाजिक विकास और वर्ष 2035 तक दीर्घकालिक उद्देश्यों का भाग है। हालांकि बांध भी भारी इंजीनियरिंग चुनौतियां प्रस्तुत करता है, क्योंकि यह स्थल भूकंप के प्रति संवेदनशील टेक्टोनिक प्लेट सीमा पर स्थित है। भारत और बांग्लादेश की चिंता क्या है? तो बांध निर्माण से चीन को जल प्रवाह को नियंत्रित करने का अधिकार मिल सकता है, जिससे संघर्ष के समय संभावित रूप से बड़ी मात्रा में जल निकाला जा सकता है। भारत भी अरुणाचल प्रदेश में ब्रह्मपुत्र पर अपना बांध बना रहा है। नदी के प्रवाह और क्षेत्रीय जल सुरक्षा पर बांध के प्रभाव के बारे में भारत और बांग्लादेश ने चिंता व्यक्त किया है। भारत और चीन ने सीमा पार नदियों से संबंधित विभिन्न मुद्दों पर चर्चा करने के लिए 2006 में विशेषज्ञ स्तरीय तंत्र की स्थापना की, जिसके तहत चीन बाढ़ के मौसम के दौरान भारत को ब्रह्मपुत्र नदी और सतलज नदी पर जल विज्ञान संबंधी जानकारी प्रदान करेगा। तो ये जो तीव्र मोड़ लेता है, यहीं पर जो है बनाया जाएगा। इसके बाद जो अगला है वो बाल्ड ईगल को लेकर है। बाल्ड ईगल को आधिकारिक तौर पर संयुक्त राज्य अमेरिका का राष्ट्रीय पक्षी घोषित किया गया है। बाल्ड ईगल उत्तरी अमेरिका का मूल निवासी है। बाल्ड ईगल का सिर और पूंछ जो है सफेद रंग का होता है, जैसा यहाँ पे दिख रहा है, ये सफेद होता है, जबकि शरीर और पंख जो है वो गहरे भूरे रंग के होते हैं। इसकी चोंच जो है वो पीले रंग की होती है और हुकदार चोंच होती है, ऐसे हुकदार चोंच होती है, और इसके पंजे जो है शक्तिशाली होते हैं। यह मांसाहारी है। यह मुख्य रूप से जो है मछली खाता है, लेकिन जल पक्षी का भी शिकार करता है। ये सड़े हुए मांस को भी खाता है। संयुक्त राज्य अमेरिका की ग्रेट सील एक राष्ट्रीय प्रतीक है। इसका उपयोग 1782 से संधियों और आयोग जैसे आधिकारिक दस्तावेजों में किया जाता है। बाल्ड ईगल शक्ति स्वतंत्रता का प्रतीक है। यह कनाडा, यूएसए, मैक्सिको, सेंट पियरे और मिकेलॉन के फ्रांसीसी द्वीप क्षेत्रों में प्रजनन करता है। बाल्ड ईगल को 1940 के राष्ट्रीय प्रतीक अधिनियम के तहत भी संरक्षित किया गया है, जो प्राणी को बेचने या शिकार करने या अवैध जीव बनाता है। यानी कि इस अधिनियम के तहत जो है इसको बेचना या इसका शिकार करना जो है गैर कानूनी है, और IUCN रेड लिस्ट की स्थिति में जो है इसे कम चिंता वाली प्रजाति के रूप में सूचीबद्ध किया गया है। बस इसमें हम लोग यहीं तक रखते हैं।